बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप और 2025 सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का जो पेपर है और उसमें जो भी सवालात हैं वो आज की इस वीडियो में मैंने सॉल्व करके आपको वो समझाने हैं। इससे पहले 2025 फर्स्ट एनुअल और मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व करके मैंने उसको अपलोड कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो आपने देख लिया होगा। तो आज इंशाल्लाह इसके ये जो शॉर्ट सवालात हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, लेफ़्ट साइड और राइट साइड वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 2, उसका पार्ट 1 और इसकी लेफ़्ट साइड को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास पार्ट 1 है। सबसे पहले बच्चों, ये जो पावर है माइनस में है, ये भी बाहर वाली होल पावर जो है माइनस में है, इसको बनाते हैं प्लस। तो प्लस बनाने के लिए इसको -2 को शिफ्ट कर देंगे ऊपर और -4 को शिफ्ट कर देंगे नीचे। तो हमारे पास ये आ जाएगा जी -4 y की पावर -1 साथ z का स्क्वायर। और अब ये नीचे -2 है तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय, और नीचे आ जाएगा ये 2x² और इसकी पावर हो जाएगी +4। ठीक है, क्योंकि -4 है तो नीचे आएगा तो +4 हो जाएगा। अब ये जो है पावर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो बच्चे यहाँ पर ये मिस्टेक करते हैं कि ये माइनस को इग्नोर कर देते हैं। तो जब स्क्वायर ओपन होगा तो ये जो माइनस है माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो गया और 4 की पावर 2 ये आपके पास हो जाएगा जी 16, y की पावर -2 हो जाएगी और z की पावर 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाय नीचे 2 की पावर 4 ये भी 16 और 2 4 ज़ा 8, तो x की पावर हो गई 8 आपके पास। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ये 14 जो है ये 14 से हो जाएगा क्या कैंसिल। अब ये y की पावर -2 है तो इसको अगर मैं नीचे शिफ्ट कर दूँ तो ऊपर आ जाएगा z4 और नीचे x8 और जो है y की पावर 2। तो ये आपके पास का आंसर आ गया है। अब मूव करते हैं इसकी जो है राइट साइड की तरफ। अब बच्चों जो है आपके पास है राइट साइड, तो उसमें ना राइट साइड स्क्रीन पे बच्चों सवाल भी आपके सामने मौजूद है कि हमारे पास से एक सेट ए है और एक सेट बी है। हमने ए क्रॉस बी मालूम करना है, उसके बाद इसकी डोमेन और रेंज मालूम करनी है। तो ए क्रॉस बी, तो सबसे पहले ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये कैसे मालूम होता है? तो सिंपल है कि आपने ये जो है ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 और 4। यहाँ पे 4 1 था, 4 नहीं लिखना। ठीक है, आपने 1 और 4, फिर आपके पास कोमा और फिर 1 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 और 5। ठीक है, फिर 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 और 4, और फिर 2 5 से होगा तो ये आ जाएगा 2 और 5। फिर इसके बाद है जी बच्चों आपका जो 3 है, 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और 4, और फिर 3 और 5। ठीक है, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया है। अब आपने मालूम करनी है डोमेन। तो डोमेन बच्चों सिंपल है कि आपका जो पहला नंबर होता है जो x वाली वैल्यू होती है। ठीक है ना, इस तरह के जब भी पेयर या फैक्टर आपके पास आता है तो मैंने आपको बताया है कि पहला नंबर x होता है, दूसरा y होता है। तो x वाले जितने भी नंबर्स हैं ये सारे आपकी डोमेन्स होते हैं और y वाले जितने भी नंबर्स हैं वो आपकी रेंज होते हैं। अब आप डोमेन x1 हो गया और इसके बाद फिर ये भी 1 है तो 1 दोबारा आपने नहीं लिखना। ठीक है, 2 फिर 2 3, तो ये 1 2 3 आपकी आ गई डोमेन। और अब आपने मालूम करनी है रेंज। तो जो रेंज है वो y वाले नंबर्स होते हैं 4 5, तो यहाँ आ गया 4 और 5 और फिर 4 5, तो आपने एक ही दफ़ा लिखना होता है। तो ये आपने डोमेन और रेंज मालूम कर ली है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है और इसकी स्टेटमेंट बच्चों आपके सामने है। तो एक इंसान है, एक पर्सन है,
जो कि 100 किलोमीटर ईस्ट की तरफ उसने मूव किया है, और फिर उसने 50 किलोमीटर जो है वो साउथ की तरफ मूव किया है। तो आपने इसकी बीरिंग भी मालूम करनी है और उसकी डायरेक्शन भी मालूम करनी है। तो काफ़ी सिंपल सा है बच्चों कि अब यहाँ पर ना मैंने आपको पहले भी समझाया कि बच्चों हमारे पास ना ये जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, ठीक है, आप इनको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऊपर हमारे पास से होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर इस साइड पे होता है ईस्ट, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे होता है वेस्ट, ठीक है। अब और फिर इसके बाद ना इनके सेंटर की अगर बात की जाए तो यहाँ अगर सेंटर में, तो यहाँ पर ये जो आएगा पॉइंट, ये नॉर्थ ईस्ट बनेगा, नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा इसके सेंटर में, ये साउथ ईस्ट बनेगा, ठीक है। ये दो मेन डायरेक्शन पहले आएंगी। यहाँ की अगर बात की जाए तो ये बनेगा साउथ वेस्ट, और यहाँ के इसके सेंटर की अगर बात की जाए, या ये वाला जो प्रोपोर्शन है सारा, अगर इसकी बात की जाए तो ये आपके पास तो बनेगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। नॉर्थ और साउथ ये पहले आते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास। और दूसरी चीज़, बीरिंग हमेशा नॉर्थ से क्लॉकवाइज मेजर होती है। बीरिंग नॉर्थ से क्लॉकवाइज आपने मेजर करनी होती है, और बीरिंग जो है उसको 3 डिजिट्स में लिखा जाता है। यानी आपके पास अगर 75 डिग्री है तो आपने इसको 075 डिग्री लिखना है, ठीक है, यानी 3 डिजिट्स में लिखी जाती है। ये जो है ये भी आपको याद होने चाहिए। अच्छा, और इसके बाद अब ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों कि अब जो है उसने 100 डिग्री ईस्ट की तरफ मूव किया है। तो सपोज यहाँ पर आ गया जी मेरे पास 100 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। फिर ईस्ट पे आने के बाद उसने यहाँ पे 50 किलोमीटर साउथ की तरफ मूव किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर वो आदमी है तो यहाँ से इसने ईस्ट की तरफ 100, फिर साउथ की तरफ 50। तो अब ये हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो एक शेप बन गई है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो हमारे पास यहाँ से मालूम हो गया कि उसकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो हमारे पास आ गई साउथ ईस्ट। डायरेक्शन हमने यहाँ से मालूम कर ली। अच्छा, पेपर में ना ये वाली शेप आपने नहीं बनानी, पेपर में आपने ये वाली शेप बनानी है, ठीक है। यहाँ पे है कि आपने पॉइंट ए दे दिया, इसका ये नॉर्थ है। अब यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट इसका सीधा यहाँ पे ईस्ट है, तो आपने यहाँ पर ईस्ट मेंशन लिखना है, और यहाँ पे आपने ऊपर मेंशन कर देना है जी ये 100 किलोमीटर है। और इसके बाद यहाँ से जो है नीचे, यहाँ से आपने नीचे आ जाना है जी, ये 50 किलोमीटर है, और ये यहाँ पे ये साउथ की तरफ आ गया, और यहाँ से आप इसको मिला देना है, ठीक है। यहाँ से तो आपको अगर आप नीचे आए डॉटेड लाइन में तो ये साउथ बनता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है शेप आपने एग्ज़ाम में बनानी है, ठीक है। तो ये शेप तो आपने बना दी, और डायरेक्शन भी हमारे पास आ गई कि साउथ ईस्ट है। अब बात आ गई जी बीरिंग, यानी इसका एंगल मालूम करना है। तो एंगल मालूम करने के दो मेथड हैं कि आपके पास अगर डिग्री हो तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक एंगल मालूम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास से डिग्री जो डी है वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपने जब डी से इसको मेजर करना है तो फिर ये जो 100 और 50 है इसको आपने स्केल के हिसाब से लिखना होगा, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है। और अच्छा, अब नहीं है तो फिर हम लोग मालूम करेंगे यहाँ पे थीटा, ठीक है। अब थीटा कैसे मालूम होगा, तो थीटा आपको मालूम है। अच्छा, ये अगर आप इस शेप को अगर ध्यान से देखें तो ये आपके पास से यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपकी बेस हो जाएगी, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास जो है जी थीटा मालूम करना है, तो अब हमारे पास होता है जी tan थीटा परपेंडिकुलर अवर बेस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर आपके पास आ गया जी 100, और बेस आ गई आपके पास 50, तो आप इनको कैंसिल करें तो ये tan आपके पास आ जाएगा 2।
तो tan थीटा आपके पास बच्चों आ गया है 2 आ गया, ठीक है। अब जब tan थीटा आपके पास आ गया है 2, तब tan को इस साइड पर जब आप लेकर आए तो थीटा और हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स 2। और जब आप tan इनवर्स 2 अगर मालूम करते हैं तो जो थीटा है आपके पास बच्चों वो आता है जी tan इनवर्स 2 63.4 डिग्री। अच्छा, अब ना आप इस लाइन को ज़रा मैं अगर रिमूव कर दूँ, ठीक है, इस लाइन को अगर थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को रिमूव यहाँ से करता हूँ, तो अब आप देखिए कि यहाँ से यहाँ तक आपने एंगल मालूम करना है, ठीक है ना। तो अभी ये वाला जो एंगल है, ये वाला पोर्शन आपके पास मालूम हुआ है थीटा। तो अब यहाँ से यहाँ तक मालूम करने के लिए आप ये देखिए कि बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन होती है इसका जो एंगल होता है ये 180 होता है, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन को अगर मैं यहाँ से ऐसे कर दूँ तो ये एंगल मेरे पास है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो ये एंगल मालूम करने के लिए 180 में से इस थीटा को माइनस कर देंगे, ठीक है, 180 में से इस थीटा को माइनस कर देंगे। तो सिंपल जो आपके पास जो इसकी बीरिंग आएगी वो आ जाएगी जी 180 माइनस 63.4 और ये आगे बाद बन जाएगा 116.6 ऑलमोस्ट। और आप इसको अगर राउंड ऑफ करके लिखें तो 117 डिग्री भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इसकी डायरेक्शन और बीरिंग इस तरीके से आपने मालूम करनी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई इशू है इस सवाल में तो एक एक्सरसाइज है बच्चों 6.6 जिस पर काफ़ी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई है इसी पर बीरिंग पर, उसका थंबनेल आपके सामने है, तो आप इस वीडियो को लाजमी एक दफ़ा देखिए क्योंकि बीरिंग वाला सवाल पेपर में लाजमी आता है, तो आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो जाएंगी। अब इसका जो है राइट साइड वाला पार्ट उसको सोल्व करते हैं। अब बच्चों का हमारे पास जो पार्ट 2 की राइट साइड है कि हमारे पास ए भी है, बी भी है और सी भी है, और हमने ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी मालूम करना है। तो सबसे पहले बच्चों बी इंटरसेक्शन सी मालूम करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब है कि बी और सी में जो चीज़ कॉमन है, तो बी और सी को अगर आप देखें तो बी और सी में जो कॉमन है वो है 3, तो यहाँ पे इसका जवाब आ गया आपके पास 3 आ गया। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो अब आपने ये मालूम करना है जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने ये ए और ये इसको देखना है, ठीक है, क्योंकि ये ए है और ये बी इंटरसेक्शन सी है। अब आपने इसको देखना है, तो अब इनका यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कि मिला के लिखना है, तो इसका जवाब आ जाएगा 1 2 और 3। सिंपल इसका जवाब आ गया आपके पास 1 2 और 3। ये आपने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व कर ली है। अब इसकी जो है राइट हैंड साइड इसको सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में सबसे पहले ये ब्रैकेट है जी हमारे पास ए यूनियन बी, ए और बी जो है अब आपने इनको एक साथ लिखना है। तो जो ए है वो है 1 2 और बी है 2 3, तो ए यूनियन बी आ गया 1 2 और 3। और फिर इसके बाद दूसरी ब्रैकेट है जी ए यूनियन सी, ए और सी को आपने बराबर करके लिखना है। तो ए है 1 2 और सी है 1 3, तो ये एक साथ आएगा 1 2 3। अच्छा, ये याद रखिएगा कि अब ये जो 1 1 दोनों में है तो ये 2 दफ़ा नहीं आएगा, एक ही दफ़ा आएगा। इसके बाद है जी बच्चों आपके पास जी ए यूनियन बी, इनका इंटरसेक्शन है ए यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि ए यूनियन बी का जवाब ये है, ए यूनियन सी का जवाब दिया है। तो इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में हो, तो दोनों में मौजूद है 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ सिंपल आ जाएगा 1 2 3 जो कि दोनों में मौजूद है। अब तो ये आपने इसको सोल्व किया सिंपल करके, मगर अब हमने इसको वेन डायग्राम से सोल्व करना है, तो अब इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। अब इसकी जो वेन डायग्राम है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये देखिए बी इंटरसेक्शन सी हमने मालूम किया था, तो अब यहाँ पर ना हम सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं बी का। फिर एक और सर्कल बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं सी का, ठीक हो गया। अब बी और सी में क्या चीज़ का कॉमन है 3, तो ये 3 यहाँ आ गया।
और बी के जो नंबर्स हैं वो हैं जी हमारे पास 2 3, तो 3 यहाँ आ गया तो यहाँ रह गया 2। और फिर है जी सी के जो नंबर्स हैं वो है 1 3 3, यहाँ आ गया तो यहाँ रह गया 1। अब यहाँ पर ये देखिए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ गया। इसका क्या मतलब है कि अब जो आपकी डायग्राम बनेगी, इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अब आपका ये थोड़ा बड़ा करके इसको बनाते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए कि ये देखिए कि ये आपके पास एक आ गया, ये दूसरा सर्कल आ जाएगा और यहाँ से एक और सर्कल आपने बनाना होगा कि ये जो पोर्शन है, अब ये वाला पोर्शन जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, ये वो पोर्शन है जो बी में भी है, ये जो ए है, ये बी और ये सी। अब ये पोर्शन ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन आ गया क्योंकि ये तीनों के साथ इंटर जो सेक्ट है वो हो रहा है। खैर इसको रिमूव करना है, ये हमारे काम का नहीं है। ओके हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए, अब बी और सी में क्या चीज़ कॉमन थी? 3। अच्छा, अब आप ए को अगर इनका जवाब देखें तो अब ये इनका जो जवाब है वो है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 है। अच्छा, अब ना आप ए और बी में भी देखेंगे ए और बी में क्या चीज़ आपस में कॉमन है। तो ए और बी में आपस में कॉमन है जी 2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। और इसके बाद जी ए और सी में क्या चीज़ कॉमन है? ए और सी में कॉमन है 1, तो यहाँ पे आ गया ये आपके पास 1, यानी ये जो 1 है ये ए में भी है और सी में भी है। अब तीनों में जो है वो जो बी इंटरसेक्शन सी, तो अब ये जो है 3 जो है ये अब हमारे पास ये देखिए कि यहाँ भी मौजूद है और बी इंटरसेक्शन सी में भी मौजूद है। तो 3 कहाँ आ जाएगा जी? ये यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये देखिए बी की भी इंट्रीज हो गई और जो है सी इसकी भी इंट्रीज हो गई और ए की भी इंट्रीज हो गई। तो ये जो है आपके पास ये आ गया है जी ये आपके पास आ गया है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपने बना लिया है। अब ये वाली जो साइड है, आप अगर इसकी शेप बनाएं तो इसकी शेप भी यही बनेगी। तो ये आपने इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लिया है। अब बच्चों हमारे पास से पार्ट 3 की लेफ़्ट साइड है, ठीक है, कि जिसमें हमारे पास से स्टेटमेंट आपके सामने है कि एक अर्थ क्विक है और उसका जो मैग्नीट्यूड्स है वो है T3/2 log 10e + 94। जो E है, जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो भी हमें उसने दे दी है E = 10⁴। अब हमने m की वैल्यू मालूम करनी है। तो सिंपल है बच्चों, सबसे पहले आपके पास हमारे पास ये जो पार्ट है log of 10e, इसको सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। तो log of 10 और जो e है, e की पावर है बच्चों, जो वैल्यू है वो 10⁴ है। आप अगर आप कैलकुलेटर में ये log 10⁴ मालूम करें तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 4। सिंपल ये आ गया है। अब जो m है, m आ जाएगा जी 3/2 और अब इस सारी जो है ये 4 के इक्वल है तो यहाँ 4 आ जाएगा और प्लस 94। अब बच्चों ये आप इनको आपस में बेशक कैंसिल भी कर सकते हैं या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो वो भी हो सकता है। खैर 2 1 और 2 4 और 2 3 6 प्लस 94, तो ये आपके पास आ जाएगा 100। जो m है ये आपके पास इक्वल टू 100, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 100 आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जो राइट साइड है उसको सोल्व करते हैं। अच्छा, हमारे पास अब पार्ट 3 की राइट साइड है कि हमारे पास से m यानी कि स्लोप दिया गया है और दो इक्वेशंस हमें दी गई हैं जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमने मालूम करनी है इक्वेशन। तो सबसे पहले बच्चों, अब हमने जब इक्वेशन मालूम करनी हो तो हमें y - y1 = m × x - x1। अब यहाँ पे हमें y1 और x1 की वैल्यू और m की वैल्यू, ये तीन चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। अब m तो है, अब y1 और x1 नहीं है। तो अब दो इक्वेशंस हैं, तो दोनों में से हमने जो है दो पॉइंट्स मालूम करने हैं जो कि
x1 और y1 होंगे। तो ये दो इक्वेशंस हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों के ये जो मेरे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1, -1 y अगर दूसरी तरफ शिफ्ट हो तो ये हो जाएगा जी 1 प्लस वाई। तो ये x इक्वल आ गया 1 प्लस वाई के। अब ये जो 1 प्लस वाई है इसे मैं इसमें पुट करता हूँ जी इक्वेशन 1 में। ओके हो गया। तो ये आ जाएगा जी 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे 2x की जगह आएगा जी 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस 2y प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और अब यहाँ पे ये प्लस 2 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ये -2 हो जाएगा। 2y और y ये मिलकर हो गए जी 3y इक्वल टू 4 माइनस 2। अब ये 3y इक्वल टू 4 में से 2 गए तो 2 और ये 3 साइड पर डिवाइड होगा तो y इक्वल टू ये 2/3 हो जाएगा। अच्छा, अब y की वैल्यू आ गई जी हमारे पास से 2/3। अब y की वैल्यू 2/3 आ गई है तो ज़रा अब ध्यान से देखिएगा कि अब y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगी जी 1 प्लस वाई की जगह आ गया 2/3। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे 3 और 2 5 तो ये आ जाएगा जी 5/3। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/3 आ गई। तो अब ये हमारे पास ये x1 और ये आ गया जी y1। ये इसे कहते हैं x1 और इसे कहते हैं जी y1। ये हमारे पास आ गया है। अब सिंपल हमने इनको यहाँ पर पुट करना है तो y ऐसे ही रहेगा -y1। तो y1 की वैल्यू है जी हमारे पास 2/3। ठीक है ना। ये वाली वैल्यू 2/3 यहाँ पर हमने पुट करनी है। m है 3 और x-x1 की वैल्यू है जी हमारे पास 5/3। ओके जी। यहाँ पे हमने पुट कर दी 5/3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई ये होगा जी y -2/3 ऐसे ही रहेगा। 3 मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा जी 3x माइनस ये 3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ 5 रह जाएगा। अब यहाँ पे y जो है अब ये इनको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा जी 3x माइनस वाई और ये माइनस और चलें -5 प्लस 2/3 इक्वल टू 0 आ गया है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3 साहब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इसके साथ होगा तो ये 3 3 9x माइनस 3y 3 के साथ होगा तो -15 प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 15 में से 2 गए तो ये आ जाएगा 13। तो ये 9x माइनस 3y माइनस 13 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपने मालूम कर ली है। सिंपल है। ठीक है बच्चों। और अब मूव करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी तरफ। अब बच्चों हमारे पास पार्ट 4 की लेफ़्ट साइड है तो इसमें हमारे पास इन इक्वलिटीज़ हैं तो इनको सबसे पहले हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले जी हमारे पास 2x माइनस 3 ये लेस देन है x प्लस 1 के। तो सिंपल है बच्चों कि आपने x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे और बगैर x वाली वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो इस साइन से आपने परेशान नहीं होना। ठीक है ना। आप यही समझे कि यहाँ पे इक्वल है और वही काम आपने करना है। ये 2x है ये प्लस x इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -x। फिर ये साइन आ गया। ये -3 इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा +3। अब ये 2 में से एक x गया तो ये रह गया x लेस देन है 3 + 1 4। तो ये एक आपने सोल्व कर ली है। ठीक है। दूसरी को अगर आप सोल्व करें तो ये आती है जी 3x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल है 2x प्लस 8 के। अच्छा, वही काम x वाली वैल्यू एक साइड पे करनी है। ये 3x है ये प्लस 2x इस साइड पर आएगा तो ये हो जाएगा -2x और फिर ये ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा। ये -1 दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। 3 में से 2 माइनस हुए तो ये आ गया x और ये ग्रेटर देन और इक्वल है 8 और 1 9। तो ये आपके पास आपने दोनों इन इक्वालिटीज़ को सोल्व कर लिया है। अब इसकी जो है राइट साइड उसकी तरफ मूव करते हैं। अब बच्चों पार्ट 4 की राइट साइड है और हमने अब इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो फैक्टराइजेशन काफ़ी सिंपल है
कि इन दो से और इन दो से हम कॉमन लेकर इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लूँ तो यहाँ पे एक्स क्यूब है तो 2x बाहर आ गए तो 1x प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो इसकी जगह रह जाएगा 1। यहाँ से मैं -4 को अगर कॉमन लूँ तो मेरे पास अंदर x प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है ना। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस प्लस हो गया है। अब ये हमारा कॉमन ठीक है तो इसके लिए हमारी ब्रैकेटें दोनों सेम होनी चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब है कि आपका सवाल ठीक है, आप आगे जो है फर्दर सोल्यूशन की तरफ जा सकते हैं। अगर ये बराबर ना हो तो इसका मतलब है कि आपका ये स्टेप रॉन्ग है और आपने इसको कि फिर किसी और तरीके से करना है। खैर दोनों ब्रैकेट यहाँ पे सेम है तो एक दफ़ा ब्रैकेट में जो है उसको लिखते हैं और एक दफ़ा ब्रैकेट के जो बाहर है एक्स स्क्वायर -4 इसको लिखते हैं। अब ये तो फर्दर सोल्व नहीं हो सकता, मगर आप अगर इसको देखें तो ये x प्लस 1 तो ऐसे ही रहेगा। आप इसको अगर देखें तो एक्स स्क्वायर -4 है तो 4 को अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। हम इसको एक दफ़ा प्लस में भी लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में भी लिख सकते हैं। तो अब सिंपल इसको हमने, ये तो ऐसे ही रहेगा, अब इसको हमने एक दफ़ा प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये वाला पार्ट भी आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है अब उसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास जी पार्ट 5 की लेफ़्ट साइड और इसमें हमारे पास है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम की मदद से मालूम करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है कि वो होता है जी हमारे पास से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसके इक्वल होता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आप इसको ज़रा ध्यान से अगर देखिए तो अब हमारे पास जो होता है बच्चों साइन थीटा, मैंने आपको बताया था कि सम पीपल है, बाद होता है जी कॉस थीटा करली ब्लैक हेयर, ठीक है, करली ब्लैक हेयर, और जो टैन होता है वो होता है टू प्रेजेंट पीएस प्रेजेंट ब्यूटी। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। अब ये हमारे पास सवाल है। अब यहाँ पर आप अगर इसको देखिए तो पाइथागोरस से अगर इसको प्रूव करना है तो इस साइड पर क्या है 1 है तो हमें यहाँ पे 1 रिक्वायर्ड है, तो हम एच स्क्वायर को, ठीक है, एच स्क्वायर को सब के नीचे डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारे पास इस साइड पर 1 आ जाए, ठीक हो गया बच्चों। अब इन P और H दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं इसको P ओवर H करके इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लिख देता हूँ प्लस B ओवर H इन दोनों के ऊपर स्क्वायर, और यहाँ से ये H से हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ पर रह जाएगा 1, ठीक हो गया बच्चों। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए बच्चों इसको कि हमारे पास अब ये P ओवर H किसके बराबर है, साइन का, तो इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ कि साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस इसकी जगह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1, तो यही हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर लिया है, ठीक हो गया बच्चों। ये एक आसान सा इसका मेथड था, इसको एक और तरीके से भी सोल्व किया जा सकता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा बच्चों, हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है, राइट ट्राइंगल है, ये यहाँ पे इसका नाम C है, इसका नाम A है और इसका नाम B है। अब ये जो सामने वाली साइड है इसका नाम इस वर्टेक्स का जो एंगल है इसके नाम के साथ आएगा, तो यहाँ C है तो यहाँ पे स्मॉल c, ये B है तो ये स्मॉल b और ये A है तो ये स्मॉल a। तो यहाँ से आप ये देखिए तो ये C का स्क्वायर और ये आपके पास इक्वल आ गया है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर ये चीज़ आपके पास आ गई है।
अब यहाँ पर आपने ये जो सी स्क्वायर है इसको बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है। तो सी स्क्वायर को आप बोथ साइड पर अगर डिवाइड करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक हो गया। और यहाँ पे भी सी स्क्वायर आपने डिवाइड कर दिया है। यहाँ से ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा 1। तो यहाँ पे ए ओवर सी का स्क्वायर प्लस बी ओवर सी का स्क्वायर आपके पास आ गया है, ठीक है। अब जब ये आपके पास आ गया है तो अब यहाँ पे ए ओवर सी, ए सी तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो ये आपके पास आ गया जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी ओवर सी, ये आ गया जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप अगर इसको इस तरीके से भी सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ए बी और सी, क्योंकि कुछ बच्चे हैं फिर वो उनको स्कूल में जो है वो ए बी और सी के हिसाब से सोल्व करवाया जाता है, तो वो डायरेक्ट जब हम पी बी और एच लिखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आती। तो हम इसलिए मैंने ए बी और सी के हिसाब से भी आपको ये सोल्व करके बता दिया है। तो हम मूव करते हैं कुछ पार्ट 5 की राइट साइड की तरफ। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास जो है पार्ट 5 की राइट साइड, हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन है, रेगुलर हेक्सागोनल है और उसकी जो साइड है वो है 6 सेंटीमीटर। तो हमने इसका मालूम करना है पेरीमीटर। तो जब जो है METER, पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। अब रेगुलर हेक्सागोनल है तो इसकी जो साइड्स की 6 है, 6 को 6 के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास इसका पेरीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर सारी साइडों को ऐड करें तो तब भी आपके पास 36 सेंटीमीटर ही आएगा। और दूसरी चीज़ हमने इसका इंटीरियर एंगल मालूम करना है, ठीक है। इंटीरियर एंगल जो है उसके लिए बच्चों हमारे पास फार्मूला होता है n-2/n, और ये होता है जी हमारे पास मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक है। अब n यानी इस नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 6 आ गई। 6 - 2/6 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 6 में से ये आ जाएगा जी आपके पास 4/6 मल्टीप्लाई 180, और 6 और 180 को अगर आप कैंसिल करवाएं तो यहाँ बनता है 3 और 4 3 12। तो 120 डिग्री इसका इंटीरियर एंगल आ गया है। तो ये इस तरीके से आपने इसको सोल्व करना है, पेरीमीटर को भी और इंटीरियर एंगल को भी। अब जो है पार्ट 6 उसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा बच्चों, अब आपके पास पार्ट 6 की लेफ़्ट साइड है कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, और इन 2 पॉइंट का सबसे पहले हमने स्लोप यानी कि मालूम करना है। स्लोप और ग्रेडियंट एक ही चीज़ है, जिसे हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हमने इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो सबसे पहले मालूम करते हैं बच्चों स्लोप यानी m। जब 2 पॉइंट्स दिए गए हों तो स्लोप मालूम करने का बच्चों सिंपल फार्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक हो गया बच्चों। अब ये दो जो पॉइंट्स होते हैं तो ये पहले जो होता है इसे x1 और इसे y1 कहते हैं, और इसे x2 और y2 कहते हैं। ये आपने याद रखना है, ठीक है। y2 की वैल्यू है जी 8 और y1 की वैल्यू है 2, डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू है 4 और माइनस और x1 की वैल्यू है 1। तो यहाँ में से 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 1 गए तो ये आ गया 3। आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 3 2 टाइम या 3 2 6 आपके पास ये m आ गया है 2। अब दूसरी चीज़ इक्वेशन मालूम करनी है। तो अब जब आपके पास एक पॉइंट हो और साथ m हो तो जो इक्वेशन मालूम होती है उसके लिए जो फार्मूला है वो होता है y - y1 इक्वल होता है m × x - x1। ओके, अब ये y ऐसे ही रहेगा -y1। अब y1 की वैल्यू बच्चों आगे पास से है जी 2, तो यहाँ आ गया -2 इक्वल टू m की वैल्यू आगे पास आ गई है 2, तो m की जगह 2। फिर x - x1 की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ से ये आ गया जी y - 2 इक्वल टू ये 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई होगा जी, आ जाएगा जी 2x - 2, ठीक है। अब ये y - 2 जो है इसको शिफ्ट कर देते हैं, ये जो है y - 2, ये y - 2 इसको इस साइड पर।
तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये 2x माइनस 2 ऐसे ही रहेगा, ये प्लस वाई इस साइड पर आएगा जी, हो जाएगा माइनस वाई, ये माइनस 2 इस साइड पर आएगा जी, हो जाएगा प्लस 2। अब ये प्लस 2 माइनस 2 आपस में कैंसिल हो गए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई है और यही आपने मालूम करनी थी। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये पार्ट 6 का जो है, पार्ट 6 की दूसरी साइड उसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा बच्चों, पार्ट जो है 6 उसकी राइट साइड है। कहते हैं जी एक फेयर डाइस है, हमने उसको रोल किया है। ठीक है, डाइस में आपको मालूम है कि होता है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हमने एक डाइस को रोल किया है। अब डाइस को हमने जब रोल किया है तो हमारे पास जो अब कितना परसेंट चांस है कि वो जो नंबर आएगा वो नंबर प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। अब प्राइम नंबर आपको मालूम है कि वो होते हैं जी, जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, वो होते हैं 2 3 और 5। ठीक है, जो इस डाइस में हमारे पास होते हैं 2 3 और 5, ये प्राइम नंबर है। तो अब कितना परसेंट चांस है? तो हमारे पास से टोटल जो सिंपल हैं वो आ गए 6, और हमारे पास जो अब है जी, हमारे पास प्राइम नंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम मैं लिखता हूँ, तो ये हमारे पास आ गए जी 3। तो अब हमने मालूम करनी है जी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर तो सिंपल है, ये हमारे पास NAP/NS आ जाएगा, यानी 3/6। तो ये 1/2, यानी 1/2% चांस है कि हमने फेयर डाइस को अगर रोल किया तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, और अब आप मुझे ये अब आपने बताना है कि अगर हमने इसी डाइस को रोल किया तो कितना परसेंट चांस है कि आने वाला नंबर इवन होगा। ये आपने मुझे अब कमेंट्स में इसका जवाब बताना है। अच्छा, अब बच्चों हमारे पास पार्ट 7 की राइट साइड है कि हमारे पास से पॉइंट्स हैं -1 और 3 और स्लोप है -2। हमने सबसे पहले मालूम करनी है इक्वेशन, फिर वो इक्वेशन मालूम करने के बाद हमने वेरीफाई करना है कि वो इन पॉइंट्स में से पास आउट हो रही है या नहीं हो रही। तो हमारे पास ये पॉइंट्स हैं, तो मैं ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और m हमारे पास मौजूद है यानी कि स्लोप। और इक्वेशन मालूम करनी हो तो है जी y माइनस y1 इक्वल टू m, m इंटू है जी हमारे पास x माइनस x1। अच्छा, y जो है y ऐसे ही रहेगा, y माइनस y1 की वैल्यू है जी आपके पास 3 इक्वल टू m, और m की वैल्यू है जी -2, तो यहाँ आ जाएगा -2, और x ऐसे ही रहेगा, और x1 की वैल्यू है -1, तो माइनस माइनस मिल के हो गया ये +1। ओके, यहाँ आ गया जी y माइनस 3 इक्वल टू -2, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x और -2। ठीक हो गया। अब ये -2 है, ठीक है, अब ये x के साथ माइनस है, तो अब इन दो को इस साइड पर शिफ्ट करते हैं। -2x इस साइड पर आएगा जी, हो जाएगा +2x, और ये +y है, और ये -3, और ये -2 इस साइड पर आया जी, हो गया +2 इक्वल टू 0। अच्छा, अब जो है ये 2x प्लस y, -3 में से 2 गए तो ये आ गया आपके पास जी, ये आ जाएगा आपके पास -1 इक्वल टू 0। -1 दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो 2x प्लस y जो है इक्वल हो जाएगा जी आपके पास +1। ये आपके पास आ गई इक्वेशन। अब आपने इन पॉइंट्स को वेरीफाई करना है। 2 - 3 तो पहला आपको मालूम है x होता है, दूसरा y, तो x की जगह मैं पुट करता हूँ 2, x की जगह 2 पुट करते हैं। तो अब ये जो x है हमारे पास, ठीक है ना, अब ये जो x है इसकी जगह अगर मैं 2 पुट करूँ तो ये 2 2 प्लस y इक्वल टू 1, 2 2 द 4 प्लस y इक्वल टू 1। अब +4 दूसरी तरफ जो जाएगा तो ये हो जाएगा जी -4, तो y इक्वल टू जो है आपके पास आ गया जी 1 - 4, तो y की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी जी, y की वैल्यू यहाँ से -3, y इक्वल टू -3 आ गया है। ठीक है, y इक्वल टू -3 आ रहे हैं। अच्छा, जब y इक्वल टू -3 आ गया है तो अब आप ये देखिए जी, यहाँ पे भी
y जो है वो -3 है, ठीक है ना। y भी हमारे पास -3 है, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो है ये पॉइंट्स इस इक्वेशन में से पास आउट हो रहे हैं। तो सिंपल आपने इस तरीके से इसको सोल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चों, हमारे पास पार्ट 8 की लेफ़्ट साइड है कि जिसमें दो एरियाज़ हैं, एक स्मॉलर है, एक लार्जर है। हमने इन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग जो रेशियो है वो मालूम करनी है। दूसरा कि अगर स्मॉलर ट्रायंगल की एक साइड अगर 6 सेंटीमीटर है तो लार्जर ट्रायंगल की साइड कितनी होगी, ये दो पार्ट हमने मालूम करने हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के जो एरियाज़ हैं इनका जो है इनके दरमियान रेशियो मालूम कर लेते हैं। तो दोनों स्क्वायर हैं तो इनके ऊपर अंडर रूट अगर आप लें तो ये आ जाएगा 6/8 और 6/8 और आप इनको अगर 2 से फिर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा जी 3/4। तो ये इनकी कोरस्पोंडिंग रेशियोज आ गई हैं। अब अगर स्मॉलर जो है वो 6 है तो लार्जर जो ट्रायंगल है उसकी साइड क्या होगी। तो सिंपल आप इन दोनों को अगर डिवाइड करके लिखें कि 3/4, तो स्मॉलर ऊपर है तो स्मॉलर की साइड 6 है और लार्जर की हमने मालूम करनी है, तो वो हो गया x क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा जी 3x = 6 4 24, 3 को डिवाइड करते हैं तो 24/3, तो ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो स्मॉलर अगर 6 सेंटीमीटर है यानी स्मॉलर ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर है तो लार्जर ट्रायंगल की साइड 8 सेंटीमीटर है। और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। और अब जो है पार्ट 8 की राइट साइड उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास बच्चों अब पार्ट ए की राइट साइड है कि टोटल ट्रायल्स है हमारे पास 60 और अकरेंस है 12। अब हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, फिर जो आंसर आएगा उस आंसर को फ्रैक्शन में और डेसिमल में भी लिखना है। तो अब इसकी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये मालूम हमने क्या करनी है, यानी प्रोबेबिलिटी। तो जब ट्रायल्स हो और अकरेंस हो तो हम इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करते हैं। तो उसका सिंपल फार्मूला है कि बच्चों कि जो अकरेंस है वो आती है ऊपर और डिवाइडेड बाय जो टोटल ट्रायल्स होती हैं वो आ जाती हैं नीचे। ठीक हो गया। तो अब आप इसको अगर सॉल्व करें तो 1/5, ठीक है, 1/5। अब आंसर फ्रैक्शन में आ गया है। अब हमने डेसिमल में मालूम करना है तो आपने कैलकुलेटर में इसको अच्छा ये इसकी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जो उसने कहा था या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हमने मालूम की वो आ गई 1/5। तो 1/5 ऑलरेडी फ्रैक्शन में है। अब हमने मालूम करने आंसर डेसिमल में। तो 1/5 को आप कैलकुलेटर में अगर डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 0.2। तो ये आपने इस तरीके को सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसकी तरफ मूव करते हैं। अच्छा, अब 9 पार्ट की लेफ़्ट साइड है कि x² - 9 है और x² - x-6 है। हमने इसका HCF और LCM मालूम करना है। तो बच्चों सिंपल है कि सबसे पहले x² - 9 है तो इसका LCM इसके जो फैक्टर्स हैं अगर आप वो बनाएं तो x² - 3 का स्क्वायर हो जाएगा। x² - 3 का स्क्वायर अब आपको मालूम है कि हमारे पास फार्मूला होता है a² - b² हो तो हम उसे एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला होता है a+b और a-b, ठीक है। a² - b² हो तो वो a+b और a-b के इक्वल होता है, वो हमने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब दूसरा है जी x² - x-6, ओके हो गया। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर। तो फैक्टर 6 है तो 6 के फैक्टर अगर आप बनाएं तो x², 3 2 तो 3x और +2x और ये आ गया जी -6, ठीक है ना। फैक्टर का क्या मतलब होता है, मिड टर्म ब्रेक। फैक्टर का मतलब होता है मिड टर्म ब्रेक कि ये जो मिड वाली वैल्यू है इसको तोड़ के आपने दो पार्ट्स में लिखना होता है। इसे मिड टर्म ब्रेक या फैक्टराइजेशन कहते हैं। अच्छा, अब आपने इन दो में से कॉमन लेना है तो इन दो से कॉमन आ गया x। तो
x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर रह गया है। यहाँ से आप अगर +2 को कॉमन लें तो अंदर रह जाएगा जी x माइनस 2 3 दा 6, तो यहाँ भी यही आ गया। ओके हो गया बच्चों। अब एक दफ़ा ब्रैकेट वाला लिखना है आपने, तो ब्रैकेट वाला आ गया x माइनस 3 और एक दफ़ा ब्रैकेट के बाहर वाला जो है x प्लस 2। अब ये दोनों के फैक्टर आपके पास आ गए, तो अब आपने मालूम करना है जी HCF। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों कि HCF कैसे मालूम होगा। HCF होता है कॉमन, सिर्फ वो चीज़ आपने लिखनी होती है जो दोनों में कॉमन होती है। तो अब एक कॉमन देखें, यहाँ पे x माइनस 3 तो यहाँ भी x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो इसका जो HCF आएगा वो आएगा x माइनस 3 बस। और जो LCM होता है, ये याद रखिएगा, वो होता है कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन। ठीक है, कॉमन भी आता है और अनकॉमन भी उसमें आता है। ओके, कॉमन तो वही आ गया जी x माइनस 3। अब जो अनकॉमन है वो देखिए ज़रा, एक अनकॉमन है x प्लस 3, वो भी साथ आ जाएगा, और एक जो अनकॉमन है x प्लस 2 वो भी साथ आ जाएगा। तो ये आपका LCM भी आपने मालूम कर लिया है। अब जो है पार्ट 9 उसकी राइट साइड को सोल्व करते हैं। अब है बच्चों हमारे पास जी पार्ट 9 की राइट साइड। अच्छा, तो हमारे पास कुछ अनग्रुप डाटा है और हमने इसका मीन, मीडियन और मोड मालूम करना है। तो सिंपल सी बात है कि जो बच्चों सबसे पहले आएगा मीन को बच्चों x बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं हमने इन सब को ऐड करना होता है। ठीक है, इन सब को ऐड करना है और फिर जो ये टोटल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके साथ इसको डिवाइड करवा देना होता है। ये मीन इस तरीके से मालूम होता है कि दिए गए सारे नंबर्स को आपने ऐड करना है, फिर जो टोटल कितने नंबर हैं उस पर आपने डिवाइड करवा दे देना है। तो आप इन सबको ऐड अगर करें तो ये 56 बनता है, इसको 9 के साथ अगर आप डिवाइड भी करवाते हो ये बनता है 6.22। ओके हो गया बच्चों। इसके बाद अब आपने मालूम करना है मीडियन। तो मीडियन में बड़ा आसान होता है कि आप सबसे पहले डेटा को अरेंज करके लिखना है। तो डेटा हमारा पहले से ही अरेंज है। ठीक है, 3 4 6 6 6 7 7 8 9। अब मीडियन जो है सबसे पहले ये यहाँ से एक नंबर कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, फिर यहाँ से एक, यहाँ से एक, फिर यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक और यहाँ से एक। अब सेंटर में जो क्या वैल्यू रह गई जी 6 रह गई है, तो मीडियन आपका आ गया है 6। ओके हो गया, ये आपने मालूम कर लिया है। और यहाँ पर ना एक काम और भी होता है बच्चों कि वो भी चलें साथ आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पर अगर सपोज ये होता 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये है 6 6 से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल। अब सेंटर में 2 बचे हैं, इनको आपस में कैंसिल नहीं कर देना इनको, बल्कि आपने आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, 4 5 6 7 बाई 2, तो इसका जो है वो 3.5 आपके पास मीडियन आ जाएगा। ये उस सूरत में होता है कि जब ये आपके पास इवन होता है। अब यहाँ पे ओड है तो ओड में सिंपल सेंटर में एक वैल्यू रह जाती है। अब आ गया जी हमारी तीसरी चीज़ है मोड। अब मोड काफ़ी सिंपल होता है। मोड होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, यानी कौन सी वैल्यू ज़्यादा बार रिपीट हो रही है। तो आप देखिए 6 जो है ये 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो जो मोड है वो आपके पास 6 आ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये 2025 सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के शॉर्ट जो सवालात हैं लेफ़्ट और राइट साइड, ये आपको समझ आ गए होंगे। और इसके अब जो लॉन्ग सवालात हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस आपसे किए जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।